अगर किसी को एक बार पैनक्रेटिस हो चुकी है तो दोबारा अटैक रोकने के लिए सबसे पहला कदम क्या हो सकता है। अगला सवाल है, डाइट से किन चीजों को हटाना जरूरी है और क्यों। कई चीजें जो हैं हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए पैनक्रेटिस के साथ, जैसे कि कई बार हम इमरजेंसी रूम में भी देखते हैं कि डिहाइड्रेशन पैनक्रेटिस का एक मुख्य कारण बन जाता है, क्योंकि जो हमारे एंजाइम प्रोडक्शन होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो जाता है और बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव नहीं होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से 2 से 2.5 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन के वजह से भी शरीर में इन्फ्लेमेशन कई बार हो जाती है एंड एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन, आपका विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जिसके वजह से भी कई बार अटैक ट्रिगर हो सकता है और शरीर में जितने टॉक्सिन्स पदार्थ होते हैं उसका भी शरीर एलिमिनेशन नहीं कर पाता है। तो डेफिनेटली हाइड्रेशन हम सभी के लिए जरूरी है, पैनक्रेटिस हो या ना हो। नमस्कार, मेरा नाम वैद्यशिखा प्रकाश है और मैं पड़ाव स्पेशलिटी ट्रीटमेंट सेंटर की मुख्य संचालिका हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि पैनक्रेटिस के बारे में हैं कि क्यों होती है, किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, इन सभी सवालों का मैं आपको जवाब देना चाहूँगी। और यदि कोई ऐसा सवाल है जो आपके मन में हो, जो मैंने इसमें वीडियो में नहीं कवर किए हों, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उनका मैं आपको जवाब अगली वीडियो के माध्यम से दे पाऊँगी। थैंक यू। अगर किसी को एक बार पैनक्रेटिस हो चुकी है तो दोबारा अटैक रोकने के लिए सबसे पहला कदम क्या हो सकता है। अ, मेरे हिसाब से अगर आपको पैनक्रेटिस एक बार हो चुकी है तो कई बार तो पहले अगर बीमारी को समझें। फर्स्ट अटैक इसका कई बार सेल्फ लिमिटिंग भी होता है और दूसरी बार अटैक नहीं आता है, और अगर रिकरेंट हो जाती है तो बार बार भी इसका अटैक आता रह सकता है। पहला चीज़ होता है इस बीमारी में ये पहचानना कि इसका रिस्क फैक्टर आपके केस में क्या है। जैसे कि किसी को गॉल स्टोन हो सकते हैं, किसी के लिए अल्कोहल कंजम्पशन हो सकता है, किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो सकता है, या कोई दवाई आप खा रहे हो जिस वजह से हो सकता है। तो पहला है कि उस रिस्क फैक्टर को हम आइडेंटिफाई करें और उसको अपने रूटीन से, अपने जो कंजम्पशन से उसको बिल्कुल ही हटाएं। और ये केवल तभी तक वैलिड है जब तक ये एक इडियोपैथिक पैनक्रेटिस नहीं है। इडियोपैथिक पैनक्रेटिस के लिए जो रिस्क फैक्टर होता है वो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए बहुत इन डेप्थ इसको समझना पड़ता है, जिसके हिसाब से पेशेंट को गाइड किया जाता है। अगला सवाल है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स पैनक्रेटिस के कारण कैसे बन सकते हैं। तो पैनक्रेटिस का एक मुख्य कारण जो कि मॉडर्न साइंस मानती है या देखने में मिलता है कि गॉल स्टोन्स पैनक्रेटिस का एक कारण है। और इसको भी अगर हम समझें तो कई बार डिसलिपिडीमिया होता है या कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा जब हाई होता है तो उससे गॉल स्टोन्स बन जाते हैं। एंड छोटे छोटे गॉल स्टोन्स या माइक्रोलिथ्स इन्हें बोलते हैं या स्लज बोलते हैं, ये जाके हमारे जो डक्ट में उसका ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन जब क्रिएट करते हैं उसकी वजह से जो एंजाइम जो पैनक्रियास बनाता है उसका बैकवर्ड फ्लो होता है और वो जाके अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है एंजाइम्स के प्रोडक्शन की वजह से, जिसको हम ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियास बोलते हैं, जिस वजह से वो अटैक में ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए कभी कभी जब गॉल स्टोन्स होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं नेचर में, तो उसको डॉक्टर्स रिमूव करने के लिए हमेशा सजेस्ट करते हैं। इस कारण से गॉल स्टोन पैनक्रेटिस का एक मुख्य कारण बन सकता है। अगला सवाल है, अल्कोहल पैनक्रेटिस का सबसे बड़ा कारण क्यों माना जाता है। अ, वैसे तो अल्कोहल किसी भी मात्रा में लेना किसी भी बीमारी के लिए या शरीर के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है, और विशेषतः पैनक्रेटिस के मरीजों को अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तो जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो पैनक्रेटिक जो जूसेस होता है, इसका जो सिक्रीशन होता है, इसको ये विस्कस कर देता है या गाढ़ा कर देता है, और जिस वजह से अगेन इसका सिक्रीशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। और अल्कोहल का एक और जो साइड इफ़ेक्ट है हमारे शरीर पे, वो डिहाइड्रेशन को लीड करता है। अगेन वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिस वजह से अल्कोहल हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अब अगला सवाल है, स्मोकिंग और ओबेसिटी पैनक्रेटिस को कैसे ट्रिगर करते हैं। तो पहली चीज़ है, स्मोकिंग मतलब निकोटीन हमारे पैनक्रियास के जो माइक्रो सर्कुलेशन है उस पे असर डालता है और कई तरीके का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो इनडायरेक्टली इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करेगा एंड देयरफॉर पैनक्रेटाइटिस आदि बीमारी हो सकती है। सिमिलरली ओबेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ओबेसिटी के कारण कई बार जो ट्राइग्लिसराइड है या कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है। फैट की वजह से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और जो कि इन्फ्लेमेशन में लीड करता है। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि आपका जो एक हेल्दी वेट आप मेंटेन करें, आपका लिपिड जो है वो बैलेंस में रहे, लिपिड प्रोफाइल आपकी ठीक रहे, जिस कारण से आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है एंड डेफिनेटली उसके कारण से आपका जो अटैक की रिस्क होती है वो कम हो जाती है। अगला सवाल है, पैनक्रेटिस से बचने के लिए पेशेंट को रोज़ कितना पानी पीना चाहिए और हाइड्रेशन इतना क्रिटिकल क्यों है। पैनक्रेटिस के पेशेंट में कई बार मैं ऐसा देखती हूँ या फिर कई बार हम इमरजेंसी रूम में भी देखते हैं कि डिहाइड्रेशन पैनक्रेटिस का एक मुख्य कारण बन जाता है।
क्योंकि जो हमारे एंजाइम प्रोडक्शन होते हैं वो इनफ मतलब उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाता है और बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव नहीं होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से 2 से ढाई लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन के वजह से भी शरीर में इन्फ्लेमेशन कई बार हो जाती है एंड एंजाइम का कंसंट्रेशन, आपका विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जिसके वजह से भी कई बार अटैक ट्रिगर हो सकता है और शरीर में जितने टॉक्सिन्स पदार्थ होते हैं उसका भी शरीर एलिमिनेशन नहीं कर पाता है। तो डेफिनेटली हाइड्रेशन हम सभी के लिए ज़रूरी है, पैंक्रेटिस हो या ना हो, पानी पे हमेशा अपना ध्यान दें। अब अगला सवाल है, डाइट से किन चीज़ों को हटाना ज़रूरी है और क्यों? मैं इस पे पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ कि कई चीज़ें जो हैं हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए पैंक्रेटिस के साथ। और जैसे कि एक्सेसिव ऑयल है, फ्राइड फूड है, बहुत ज़्यादा हेवी मसाले की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा शुगर है, सॉल्ट है, डीप फ्राइड फूड है, इन सारी चीज़ों को अपने खाने से हमें हटाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है शरीर के लिए। तो इसलिए सिंपल खाना खाएं और टाइमली खाना खाएं, ये ज़रूरी होता है। अब मेरे सामने अगला सवाल है, पैनक्रेटिस पेशेंट्स को डाइजेस्टिव एंजाइम्स या इंसुलिन की जरूरत कब और क्यों पड़ती है? तो क्रॉनिक पैनक्रेटिस के केसेस में कई बार एक्सोक्राइन फेलियर हो जाता है और कभी-कभी एंडोक्राइन फेलियर हो जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में हमें एक्सोक्राइन फेलियर के कंडीशन में, जबकि आपको माल डाइजेशन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, स्टोरिया हो रहा है, डल पेन रहता रहता है और फाउल स्मेल आता है, तब इस केस में आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है, जब आपका एंडोक्राइन फेलियर हो जाता है, जिसे टाइप सी डायबिटीज़ भी बोला जाता है पैनक्रेटिस के मरीजों में, उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपको यूजुअली इंसुलिन रिकमेंड करते हैं। अब अगला सवाल है, मैल एब्जॉर्प्शन और विटामिन डेफिशिएंसी क्रॉनिक पेशेंट्स में इतनी कॉमन क्यों है? अ, तो जितने हमारे विटामिन्स हैं ए, डी और के, ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। पैंक्रेटिस के मरीज़ों में क्योंकि फ़ैट कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इन सभी जो विटामिन्स हैं इनका एब्ज़ॉर्प्शन पुअर हो जाता है, जिस वज़ह से इनके कारण होने वाली डेफ़िशिएंसीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे विटामिन ए के कारण कई तरीके की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि विज़न में प्रॉब्लम आ सकती है किसी को, इम्यूनिटी पुअर हो जाती है। डी के केसेस में हम देखते हैं, डी डेफिशिएंसी में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं, पुअर बोन हेल्थ होती है, अगेन इम्यूनिटी पे असर करती है। ई भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और के की वजह से कहते हैं कि ब्लीडिंग इश्यूज़ वगैरह भी हो सकते हैं। तो इसीलिए फैट सॉल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं, इसलिए डॉक्टर्स आपको कई बार इन सब का फोर्टिफिकेशन, सप्लीमेंटेशन के लिए एडवाइस भी करते हैं। अब आखिरी सवाल मेरे सामने है, अगर रिस्क फैक्टर क्लियर ना हो, तो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? तो कई तरह के केसेस हमारे पास पड़ाव में ऐसे आते हैं जिनके पास कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता, जैसे कि अल्कोहल कभी नहीं लिया होता है, कोई गॉलस्टोन्स नहीं होते हैं, कभी ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ा होता है, कोई जेनेटिक हिस्ट्री भी नहीं मिलती है या फिर कोई दवाई की भी हिस्ट्री नहीं मिलती है, तो उन केसेस को हम इडियोपैथिक पैनक्रेटिस बोलते हैं। ये केसेस आई थिंक सबसे ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मुख्यतः कारण है हमारा खान-पान, हमारे हमारी जो दिनचर्या का ख़राब होना, हमारी रात्रिचर्या का ख़राब होना, इन सब चीज़ों को हमें एडजस्ट करना चाहिए कि हम कैसे रहते हैं, कैसे कब सोते हैं, कब खाते हैं, किस तरीके का हमारा व्यवहार है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, इसको आप ढंग से फ़ॉलो करें, इन चीज़ों से इसका निजात पाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हमने ये समझा है कि जो मुख्य क्वेश्चंस होते हैं मरीज़ों के मन में, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए और छोटी चीज़ें जो कैसे हमारी बीमारी के लिए एग्ग्रेवेटिंग फैक्टर्स भी बन सकती हैं। लेकिन यदि आपके मन में कोई और सवाल भी हो पैंक्रेटिस से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी आदत जो आपको डाउट हो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप वीडियो पे लिख सकते कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसका जवाब मैं अगली वीडियो के माध्यम से आपको दे पाऊँगी। धन्यवाद।